चलो, तो बच्चा लोग अपन ने लास्ट टाइम बात यहां तक शुरू की थी कि हमने मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट खत्म किया था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया की बात शुरू की थी, राइट? सो लेट्स जस्ट रिकैप व्हाट वी डिड. वी स्पोक अबाउट अ वेरी टिपिकल थिंग व्हिच कंफ्यूजेस अ लॉट ऑफ पीपल. वी सेड कि यार जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात की थी, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे थे, वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते थे, ये हमने बात की थी. ठीक उसी तरह जो सॉल्ट्स हैं उसके लिए हम ये बात करेंगे कि वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो उसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल. जैसे वहां पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात थी इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, यहां पे हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करेंगे, यानी कि वो सॉल्ट्स जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पा रहे पानी में, यानी एक्वस मीडियम में या किसी भी सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पा रहे. करेक्ट है. एक लिथियम फ्लोराइड का अच्छा एग्जांपल है, एक AgCl सिल्वर क्लोराइड का अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं ये, विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. और ये भी बात याद रखना, भूलना मत, मैंने आपको क्लैरिटी के साथ ये समझाई थी पिछली बार कि जितना डिसॉल्व होगा उतना डिसोसिएट हो जाएगा. ये बात याद है ना सबको? जितना द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट यू मैनेज टू डिसॉल्व दैट विल गेट डिसोसिएटेड फॉर श्योर. बट अगर डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो डिसोसिएट कैसे होगा? तो डिसॉल्व और डिसोसिएट ये दोनों में फर्क अपन ने बेसिक तरीके से समझा था. याद है ये सबको? इसमें आई होप सबको क्लैरिटी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. इन समरी अगर मैं कहूं, इन समरी, समराइज करने के लिए ब्यूटीफुल सी एक बात समराइज कर देते हम कि आयोनिक इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट चलो ऐसे करते हैं, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज करते हैं. हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमने आयोनिक पढ़ा, और हम अभी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम किसके बीच में था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसके बीच में था. आयोनिक इक्विलिब्रियम डिसोसिएटेड पार्टिकल्स और अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स के बीच का इक्विलिब्रियम था. ऐसे डिफाइन किया था, याद है ना? और यहां पे डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स और अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स के बीच का इक्विलिब्रियम है. क्या ये कोरिलेशन समझ में आया? एकदम बढ़िया, क्लियर हो गया. ये यहां पर मुद्दा है, ये यहां पर फंडा है. तीन अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम यहां पर आके क्लैरिफाई हो जाते हैं. ठीक है, ये ऐसे लिख देना मस्त, एकदम प्यारा सा, और एनसीईआरटी में ही लिखना. चलो अब देखते हैं, तो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर, अब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें से जो मोर इंपॉर्टेंट या मोर बोल सकते हो आप प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं, वो क्या है? सबसे पहला है लैटिस एंथैल्पी, जो हमने ऑलरेडी एस ब्लॉक में थोड़ी बहुत जिसके बारे में बात की थी कि जब आयोनिक सॉलिड्स बनते हैं तो उनका एक क्रिस्टल लैटिस, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, और उस लैटिस को होल्ड करने वाली एक एनर्जी होती, पता है हमको. तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ द गिवन सॉल्ट, राइट, एंड द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन. जब वो पानी में जा रहे हैं तो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जो हो रहा है, ये भी हमने पढ़ा था कि एक आयन को पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, राइट, इसको हम लोग हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहते हैं. उसकी भी एक सर्टेन एंथैल्पी होती है. ये दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि अच्छे से कौन डिसॉल्व होगा. अगेन इसको मैं आसान भाषा में, एक लेमैन की भाषा में आपको समझाऊं तो ये सिंपल बात है भाई, ये तुम्हारा सॉल्ट है, समझो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो अच्छे से पूरा जुड़ा हुआ है, ऐसे एक सॉलिड है, ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, सबको आसानी से आपस में जोड़ के रखने वाली एक फोर्स है जो लैटिस एनर्जी है. पानी जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी जो सॉल्वेशन एंथैल्पी, पानी की जो अपनी एक मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रेशन करते वक्त वो इस लैटिस एनर्जी को जब ओवरकम करेगी तो इसके बॉन्ड को तोड़ेगी, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, तो ये आयोनाइज होंगे, तो ये डिसोसिएट होने लग जाएंगे. बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का हमेशा, हाइड्रेशन एनर्जी का हमेशा आपस में रिलेशन समझना है जब आपको डिसोल्यूशन समझने की जरूरत है. तो सॉल्ट डिसॉल्व कब होगा? तो सॉल्ट डिसॉल्व होगा, फॉर अ सॉल्ट टू डिसॉल्व द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स आयंस, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल लैटिस एनर्जी थी दैट शुड बी ओवरकम बाय द आयन सॉल्वेंट इंटर. जो सॉल्वेंट और आयन की जुड़ाव है वो उसके आपस के आयंस के जुड़ाव से ज्यादा होगा, तभी ही तो सॉल्ट टूटेगा, है कि?
सलमान और कटरीना का ब्रेकअप कराने के लिए विकी और कटरीना का लव स्ट्रांग होना चाहिए, सही है कि नहीं? आप समझ रहे हो? तो सलमान और कटरीना वाज लैटिस एंथैल्पी, इसको कौन ओवरकम किया? विकी और कैट। हाँ, विकी कौशल आया सॉल्वेंट, बोला ना 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 मेरे से ज्यादा अट्रैक्शन है ब्रो, तू दूर रहे। तो इसीलिए ये ओवरकम हुआ, तब वो बॉन्ड टूटा। समझ में आई बात? यस। अब तुम्हारे मन में वो चल रहा है इंस्टाग्राम की पोस्ट विकी कौशल और कटरीना कैफ वाली। यहाँ पे आओ, केमिस्ट्री पे आओ, चलो उनकी केमिस्ट्री नहीं, यहाँ की केमिस्ट्री सीखो। तो यहाँ पर देखो सॉल्वेशन हुआ यानी कि, अच्छा अब चलो मजाक बहुत हो गया, बट हाँ सॉल्वेशन हुआ यानी कि जो आयॉन्स थे वो सॉल्वेंट के साथ में अच्छे से जुड़ाव दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या हुई फिर? सॉल्वेशन की एनर्जी इट्स रेफर्ड टू इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेशन विच इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्वियसली दैट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। अगेन बार बार दे हैव यूज्ड दिस वर्ड सॉल्वेशन, है ना? मैंने कहा सॉल्वेशन हाइड्रेशन एक ही बात है। मैंने कैसे समझाया उसको कि भाई ये एक आयन है, समझो तुम्हारा ये सोडियम का आयन है, ठीक है? तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसको सब जगह से क्या कर लेंगे? अच्छे से सराउंड कर लेंगे, इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है? उस एनर्जी को आप बोलते हो सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है? नाउ the amount of solvation enthalpy depends on what? Of course it depends on the nature of solvent. Very important MCQ question, ठीक है? जो सॉल्वेंट है उसके नेचर पे काफी हद तक डिपेंड करता है, काफी हद तक क्या, मोस्टली डिपेंड करता है। अब ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट MCQ पॉइंट बन जाता है, इसको मार्क करके रखना। कि कोई पूछेगा कि सॉल्वेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, तो क्या बोलोगे? भाई ऑब्वियसली सॉल्वेंट पे, सॉल्वेशन एंथैल्पी है यार, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है? अब सॉल्वेंट किस टाइप के हो सकते हैं? एक तो नॉन पोलर हो सकते हैं या तो पोलर हो सकते हैं। नॉन पोलर होगा, जैसे कि नॉन पोलर का एग्जांपल दो, जैसे कि CCl4 हो गया, जैसे कि बेंजीन हो गया, ये सब नॉन पोलर में आ गए, ठीक है ना? इनकी कोई पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। CCl4 में कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पर ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसलिए नॉन पोलर हो जाता है। तो यहां पर अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी खुद की सॉल्वेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है, पोलैरिटी ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी खुद की सॉल्वेशन एंथैल्पी कैसी है? स्मॉल है। तो देखो आपको ये रियलाइज होगा, अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेशन एंथैल्पी कम है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट, है ना? रणबीर कटरीना जो है वो सलमान कटरीना का ब्रेकअप नहीं करा पा रहे थे, वैसा हो गया कि वहां पे उधर उतना, मतलब उतनी शिद्दत नहीं थी मोहब्बत में, यहां पे ये उतनी फोर्स थी, उतनी एंथैल्पी नहीं है बॉस, ठीक है? ये रणबीर कटरीना सुन लेंगे ना कि तुम केमिस्ट्री में हमारी हाँ मजाक उड़ा रहे हो हमारी लव स्टोरी का, तो रणबीर कपूर ढूंढ के मारेगा मेरे को। हाँ तो देखो, तो यहां पर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो इसीलिए अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। ज्यादा अच्छे से डिसोल्यूशन कहां होता है? पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में? पोलर वाले में। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इतना अच्छा सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि वो पोलर है। तो कॉन्सिक्वेंटली नॉन पोलर में अच्छे से डिसॉल्विंग नहीं होती, राइट? और उल्टा अगर आप देखो कि पोलर में, क्योंकि वो पोलैरिटी है, एग्जिस्ट करती, चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पानी में, हाँ पोलैरिटी ऑलरेडी है, डेल्टा H और डेल्टा O के बीच में समझो ये पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस तरह से। तो ये पोलैरिटी की वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से एंथैल्पी, उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी खुद की अच्छी खासी है, और उसकी वजह से वो सॉल्ट को अच्छी तरह से डिसॉल्व कर पाता है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, सॉल्ट्स को हम क्लासिफाई भी कैसे करते हैं? एक तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, वो तो मतलब पूरा डिसॉल्व हो ही जाता है, कैटेगरी 1, ठीक है, जिसकी सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलार, मतलब एट सैचुरेशन अगर हम देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? 0.1 मोलार से ज्यादा है। अगर 0.01 और 0.1 के बीच में है तो स्लाइटली सॉल्युबल, और एकदम खराब है मतलब 0.01 से भी कम है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल।
अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि अच्छा सर इसलिए आपने ऊपर ये लिखा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम से इसको कंपेयर किया, क्योंकि वहां पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा था। तो यहां पर भी सिमिलर तरीका हमको देखने मिल रहा है। अच्छा कंप्लीटली सॉल्युबल, अच्छा खासा डिसॉल्व हो गया, स्लाइटली सॉल्युबल और स्पेरिंगली एकदम ना के बराबर वाला। क्या ये बात जा रही दिमाग में? क्या कंपैरिजन समझ में आ रहा है बच्चों? यस, बढ़िया, ओके। ये सब रट्टा नहीं मारना, ये कॉन्सेप्ट्स है, ये समझ लेने हैं, ठीक है? इसमें से कुछ रटने मत बैठना प्लीज, कॉन्सेप्ट्स है, समझ लो। लर्न क्या करना है बताऊंगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो जैसे भाई वहां पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था KW, निकाला था, डिराइव किया था हमने, वैल्यू क्या निकली थी 10⁻⁻14 स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, याद कर लो। तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे भाई, वहां आयोनिक प्रोडक्ट निकाला तो यहां क्या निकालेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक नंबर, बहुत अच्छे। तो एक उन्होंने सॉल्ट ले लिया BaSO4, क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका बना दिया हमने वाटर में, और हमने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। घूम फिर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही बेसिक्स है जो हमारा केस प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, कुछ नया तो है नहीं, है ना? अगर सिर्फ मेरे को आयॉन्स के रिस्पेक्ट में बोलना है, क्या बोलना है? सिर्फ आयॉन्स के रिस्पेक्ट में बोलना है, तो जरा इसको समझो। तो यहां पर क्या बोल रहा है वो कि बॉस आपके पास एक सॉल्ट है AB, ठीक है? कुछ भी सॉल्ट होने दो, मैं मान लेता हूं कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो इसका जो डिसॉल्विंग का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो इस तरह का बनने वाला है, A+ और B-। इसका K का वैल्यू जो है वो है A+ B- अपॉन AB का कॉन्सेंट्रेशन। अग्रीड ना? बिकॉज ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो फिर घूम फिर के वही कि AB की ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। AB की ओरिजिनली वाले की कांस्टेंट रहेगी ऑलमोस्ट, बिकॉज बहुत ही माइनर डिसोसिएट हुआ। समझो ये 1 मोल था, समझो ये 1 मोल था, तो ये 1 मोल में से हार्डली 0.01 से भी नीचे ऐसा डिसोसिएशन हुआ, तो इसलिए ओवरऑल AB अभी भी कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि K × AB ये एक नया कांस्टेंट है, समझे? और ये K × AB को इन्होंने एक नया कांस्टेंट का नाम दिया KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बात समझ में आई? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चे जो स्मार्ट हैं तो वो तो तुरंत ये बात समझ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे आई एम श्योर, कि सर आपने KW में भी तो सिमिलर लॉजिक समझाया था हम लोग को, और वहां पे आप बोलोगे कि अच्छा H3O उसमें पानी था। हाँ, तो आप बोलोगे अभी पानी को पानी में ही डिसॉल्व करने की तो कोई लॉजिक होती नहीं, तो ये पानी का आयोनिक प्रोडक्ट था, और यहां पर किसी सॉल्ट का ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। दोनों में हम इक्वेशन में राइट हैंड साइड में यूज क्या कर रहे हैं? आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ही यूज कर रहे हैं। क्या आपको सिमिलैरिटी समझ में आ रही है? यस। इसलिए एक आयोनिक प्रोडक्ट था, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, करेक्ट है ना? यहां पर KSP जो है इसको हम लोग बोलेंगे solubility product, we can just call it solubility product constant और just solubility product, ठीक है? इसको KSP को इस तरह से बोल देंगे। So for any given salt you have to just take, अच्छा ये आयंस का concentration, ये उसका solubility product है। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली BaSO4 के लिए वैल्यू निकाल रही 10⁻⁻10, दैट इज फाइन। अब यहां पर आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो जरा समझना है। वो ये बोलेगा कि यार देखो तुम्हारे इंडिविजुअल आयंस की हमने सॉल्युबिलिटी एक्सपेरिमेंटली ढूंढ के दी। क्या बोला उसने? तुम्हारे इंडिविजुअल आयंस, जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल आयंस कौन है? बेरियम का आयन है और सल्फेट का आयन है, करेक्ट? बेरियम का आयन, सल्फेट का रेडिकल, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। अब वो बोलता है इसकी भी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S है, ऐसा हमने आपको बताया है, ठीक है? या फिर हमने ऐसा बोल दिया कि इस पूरे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ही S थी, तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि अच्छा पूरे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है, तो दोनों इंडिविजुअल आयंस की भी SS है। ऐसा उसने सिर्फ S बोल दिया, उसने वैल्यू आपको बात कुछ क्वेश्चन में वैल्यू देगा, दैट इज फाइन, बट वो आपको S से रिप्रेजेंट करके बताएगा। अब ये भी बहुत बच्चों को ट्रिकी लगता है कि सर ये मेरे को समझा नहीं कैसे हुआ। अरे तो भाई इसको तू वापस आयोनिक से कोरिलेट करना। मैं बोलूं इसका अल्फा अगर 0.5 है या 0.05 है, मान लो अल्फा, ठीक है, या 5% अल्फा है, तो तुम बोलते हो ना कि ये भी 5% मिला, ये भी 5% मिला, बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
शुरू से तो यही करते आए ना कि अगर इसका अल्फा तो ये भी अल्फा मिलेगा, ये भी अल्फा मिलेगा, यही करते हैं ना हम लोग। तो बस अगर पूरे सॉल्ट का एस है तो ये भी एस है, ये भी एस है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बात समझ रहे हो? सिंपल है। तो आपको अप्लाई ऐसे करना है कि देखो वो एस और एस क्यों लिखा उसने दो एस, क्योंकि दो आयॉन्स थे तो एस स्क्वायर बन गया। बात समझ में आई? ऐसा बोल रहा है वो। तो इंडिविजुअल आयॉन का मिल गया। तो आप ऐसे करके या तो पूरे सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो या तो इंडिविजुअल आयंस का सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। अगर उसने इंडिविजुअल आयंस का दिया तो सॉल्ट का निकाल लोगे, सॉल्ट का दिया तो इंडिविजुअल आयंस का निकाल लोगे, है ना। आगे हम लोग क्वेश्चंस इसके बारे में आप करेंगे तो एग्जांपल से समझ में आएगा। इसको थियोरेटिकली समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। दे हैव गिवन यू अनदर एग्जांपल, जैसे कि जर्कोनियम फॉस्फेट। जर्कोनिया पता है कौन से डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, जर्कोनिया, राइट। तो जर्कोनियम फॉस्फेट मेरे पास है Zr3PO4 4 टाइम्स, मतलब इसमें जर्कोनियम के 3 आयन है, फॉस्फेट के 4 आयन है। जर्कोनियम के 3 आयन है, कैटायन है, फॉस्फेट के 4 एनायन है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि जर्कोनियम फॉस्फेट सॉल्ट का एस है, जर्कोनियम फॉस्फेट सॉल्ट का क्या है, सॉल्युबिलिटी एस है, तो जर्कोनियम के 3 हुए तो मतलब मैं जर्कोनियम को के आयन का 3s काउंट करूंगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। मेरे पास जर्कोनिया के कितने आयन्स थे? 3। इंडिविजुअल आयन का कितना दिया तुमको? s, तो 3 आयन का कितना गिनना है? 3s। समझे बात को? फॉस्फेट के कितने आयन थे मेरे पास? 4। इंडिविजुअल आयन का कितना दिया? s, टोटल कैसे गिनना है? 4s। क्लियर? अब जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तब ये मजेदार बन जाता है, ये ट्रिकी बन जाता है। क्या? और भी जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, तो ये 3s⁻³ हो जाएगा, 4s⁻⁴ हो जाएगा। मतलब जो भी यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक नंबर था वही उसका पावर भी बनेगा, सेम टू सेम। मतलब मैं ऐसा बोल सकता था ns⁻n ऐसा बनता है। क्या ये बात समझ में आई? यस। तो ओवरऑल क्या इक्वेशन बना बताओ? 3 क्यूब यानी कि 27 बोल दूं, s³ इंटू 4⁻⁴ कितना होता है? 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 4 256 s⁻⁴। तो ओवरऑल 27 इंटू 256, तो 256 इंटू 27 कितना होता है? मेरे को भी नहीं पता, मैं कैलसी से करके बताता हूँ। 6912 होगा। अच्छा ये तो लिखा हुआ है, सॉरी, 6912 s⁻⁷ s⁻⁷ हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या होगी? अब उसका 7th रूट निकालना पड़ेगा आपको। KSP बाय 6912 का होल अंडर रूट ऑफ 7, मतलब 7th रूट। इस तरह से आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर उसने आपको क्वेश्चन में s की वैल्यू दे दी तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी, और वाइस वर्सा उसने KSP की वैल्यू दी तो आपको इंडिविजुअल आयंस की यानी कि s की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हो? अब यहां पर यही है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिकी चीज ये, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में जिस भाषा में दिया है ना, ट्रस्ट में वो बहुत ही रबिश है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वो ऐसा बोलता है, देखो इसको याद मत करते बैठना, दिमाग घूम जाता है। MXXY सॉल्ट है, MXXY सॉल्ट है, तो XMP प्लस YXQ माइनस है, फिर उसका KSP निकालना है तो MP⁻x और XQ⁻y। ऐसा काहे इतना मतलब मेंटल जिम्नास्टिक्स? हाँ, सिंपल करते हैं, 4-5 अलग अलग टाइप के सॉल्ट ले लो, सिंपल करते हैं, 4-5 अलग अलग टाइप के सॉल्ट ले लो, हर एक का KSP निकालना सीखो, बस। तुम्हारे पास सॉल्ट बनाने की कितनी ही पॉसिबिलिटी है। चलो मान लो एक सॉल्ट ऐसा होगा NaCl मान लो, जिसमें एक ये आयन है, एक ये आयन है, इसका KSP क्या बोलोगे? अगर ओवरऑल SS है तो इसका क्या हो जाएगा? s², कॉमन सेंस। अच्छा, CaCl2 तुम्हारा सॉल्ट है क्या? तो कैल्शियम का जो भी समझो, कैल्शियम का S है, तो कैल्शियम तुम्हारे पास कितना है? कैल्शियम तुम्हारे पास एक ही है, और क्लोरीन तुम्हारे पास 2s², तो ओवरऑल कितना हुआ?
4s³ समझ रहे हो। अच्छा, तीसरे वैरायटी का सॉल्ट है तुम्हारा AlCl3। माइंड यू ये मैं सारे नॉर्मल सॉल्ट्स लिख रहा हूँ, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं है, मैं सिर्फ तुमको एग्जाम्पल दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि तुमको कैलकुलेशन समझ में आए बस। इसका KSP क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर S एल्यूमिनियम एक है हमारे पास, क्लोरीन 3 है, तो ये 3s³, तो ओवरऑल हो गया s⁴, 3 था 27 s⁴। कौन सा रॉकेट साइंस है यार। हाँ अच्छा, ये बताओ जैसे कि Ag2CrO4 अगर मैं लिखता हूं तो वापस से वो है ना, 2 सिल्वर 1 ऑक्सीलेट, तो 2 + 1, किसी एक का 1 आयन है, किसी एक का 2 आयन है, तो कौन सा नया कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जैसे कि समझो आप बना रहे हो Ca3PO4 ट्वाइस, ऐसा बनाया, इसका बताओ। तो आप बोलोगे अच्छा इसका KSP कैसे बनाएंगे, कैल्शियम मेरे पास 3 है तो 3s³, फॉस्फेट मेरे पास 2 है तो 2s²। इजी लग रहा है। अब ये कितना इजी है, अब इसको तुम बोलो mx⁴p + xp⁴y-, इतना इजी है ये, है कि नहीं। 3s³ तो ये s³ और s², तो s⁵ तो यही हो गया, s⁵ तो यही हो गया। अभी 3 कितना 27 और 2² 27 × 4 मतलब 108 s⁵। ऐसे आप किसी भी सॉल्ट का बना सकते हो, इजी हो गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस बचकांड एकदम मतलब पपलू है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो यार। और खास करके ना ये जो रबिश, टोटल रबिश फॉर्मूले है ना, इनको प्लीज अवॉइड करो, बिकॉज ट्रस्ट मी यार, वो x⁴y⁵p + q+ समथिंग वो अजीब अजीब करके वो ये कर देता है आपको, ठीक है। ओवरऑल वो घुमा फिरा के आपको यही तो बता रहा है, यही तो बता रहा है वो, और क्या बता रहा है, राइट। तो यू कैन रीड थ्रू दिस एंड एज आई कीप सेइंग, रीड एंड इग्नोर, ठीक है, जस्ट रीड, अंडरस्टैंड इट वंस एंड इग्नोर इट, ठीक है, डोंट सिट एंड रटा मारो दिस, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर देख लो। अब ये उसने एक सॉल्ट दे दिया आपको A2X3, क्या दे दिया बच्चों, A2X3, और उसका KSP का वैल्यू आपको दे दिया, क्या दे दिया आपको, KSP का वैल्यू। तो इससे आप S निकाल लोगे। हाँ, अब A2X3 हिंट मिल गया, 2 और 3, 2 और 3 मतलब मेरा कौन सा वाला वैल्यू आने वाला है, 108 s⁵। ये हिंट है मेरा, ये 2 और 3 हिंट है, s⁵ आने ही वाला है, राइट। इसमें मतलब 2 सेकंड लगते हैं आंसर आने में। 108 s⁵ इज इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज गिवन टू मी, और मेरे को क्या करना है, उसका 5th रूट निकाल लेना, आंसर आ गया, खत्म। इतना इजी बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, यस और नो। अपने को सॉल्व करना है तो अपन ऐसा करेंगे ना, ये अपन ने ऐसा कर दिया 108, ये 1.1 × 10⁻23, सॉरी -23 है ना। तो पहले अपने को दिमाग ये लगाना है कि 5th रूट निकालना है, करेक्ट है। तो कभी भी 5th रूट निकालना है तो पावर को ऐसा कर लो कि ये 5 से डिवाइड होने लग जाए, पहली बात तो हमेशा ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो s का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इस पूरे का 5th रूट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना ध्यान से, मैं 1 1 0 0 ऐसे कर रहा हूं, मैं नहीं 2 0 आगे कर लेता हूं, 2 0 आगे, 2 0 आगे, ये 108 हो गया, और इसको मैंने 10⁻25 कर दिया। तो ये 5th रूट ऑफ यस। अब 110 और 108 को कैंसिल करो, कितना आएगा, 255 जा 254 जा, बराबर है। अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं बोल रहा हूं, मतलब समझो ये न्यूमेरिक में आया क्वेश्चन, ऑप्शन रहेगा तो अलग बात है। जस्ट अगर न्यूमेरिक में आया तो आप वैसे तो जनरली वो कैंसिल होने वाली वैल्यूज देंगे ऑफ कोर्स, बट मैं आपको फिर भी एक्यूरेट कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। आपका नसीब होगा तो आपको कैंसिल होने वाली वैल्यूज मिलेगी। अब यहां पर देखो क्या करना है आपको, लॉग टेबल जो है ना उसमें से बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या कि इस पूरे को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1/5 ऑफ लॉग ऑफ 55 माइनस लॉग ऑफ 54, ये इसका कैलकुलेशन होता है मैथमेटिकली।
मतलब कि पहली बात तो √5 मतलब कि ये रेस टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है, और log ऑफ m रेस टू n इज n log m, ये प्रॉपर्टी अपने को पता है ना। तो 1/5 ऑफ दिस, फिर ये पूरा टर्म इंटू 10⁻⁵ तो रहेगा ही, वो तो फाइनल आंसर में भी आ जाएगा। फिर ये log 55 और log 54 ये वैल्यूज लेनी है, माइनस करना है, उसका 1/5 करना है, उसका एंटी लॉग लेना है। अगर इफ यू हैव एक्सेस टू लॉग टेबल, दैट इज जनरली अगर आपके एग्जाम में ऐसा है सिचुएशन कि भाई आपके पास लॉग टेबल नहीं है ऑफकोर्स, तो वो आपको ऐसी वैल्यूज देंगे जहां पर कैंसिल आउट होएगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन तब कर सकते हो कि अच्छा ये 1.1 का 5th रूट होने वाला है, 1.1 का 5th रूट होने वाला है। अगेन देयर यू हैव टू बी अवेयर, अच्छा ये 5th रूट मतलब इट्स नॉट डिवाइडेड बाय 5, इट इज 5th रूट। सो यहां पर हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल ले दिया हमने कि भाई इस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेशन सिर्फ एक जस्ट इन केस बताया कि किस तरह से करना है कैलकुलेशन। ओके, ऑब्वियसली अगर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो KSP जो है वो QSP भी होगा। वहां पे स्टार्टिंग में किया था KC इज इक्वल टू QC एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कोशेंट बोला था Q को। तो यहां पर भी वही है फंडा कि भाई जो KSP है उसको आप QSP भी बोल सकते हो जब इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जब इक्विलिब्रियम पे है वो तो KSP है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, QSP होगा। और इक्विलिब्रियम पे है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगेन कोरिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो फिर से याद भी कर लो। यहां पर हमने क्या क्या सीखा था, हमने KC सीखा था, QC सीखा था और बोला था एट इक्विलिब्रियम दोनों सेम हो जाएंगे, बरोबर है कि नहीं। तो यहां पर हम बोलते हैं KSP और QSP और हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। यस बच्चों, यस ओके। अदरवाइज अगर KSP, जैसे इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था कि KC और QC की वैल्यू क्या डिसाइड कर रही थी, डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है बता रही थी, याद है ये ग्राफ है ना। जब QC छोटा है तो फॉरवर्ड जा रहा है, जब QC बड़ा है तो बैकवर्ड जा रहा है, सेम हो गया तो इक्विलिब्रियम, क्या है करेक्ट। सेम लॉजिक को जब यहां लगाएंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की जगह बात करेंगे डिसॉल्व और प्रेसिपिटेट, सही बात है ना। तो QSP अगर मतलब समझो बड़ा है तो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, QSP छोटा है तो डिसॉल्व होने लग जाएगा, वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात हो गई। काफी कोरिलेशन, यस बढ़िया। कुछ सॉल्ट्स की उन्होंने आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है, कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी दी है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, बट आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल में नोट करने के लिए बोल रहा हूं। सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे मैंने बार बार एग्जांपल लिया, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड, आपने नोट किया होगा। मैं AgCl, आई एम ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ AgCl, ठीक है। तो ये जो सिल्वर के जो सॉल्ट्स है ना, ये बहुत जल्दी से प्रेसिपिटेट होते हैं। इनफैक्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये आपके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं सिल्वर के साथ। सिल्वर इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट हैलोजेंस। आपके पास हैलोजन है या नहीं है किसी सॉल्यूशन में, ये कैसे डिटेक्ट करोगे। सिल्वर के साथ फटक से प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो हैलोजन था। क्यों प्रेसिपिटेट हो रहा है अब समझ रहा है, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही पुअर है, 10⁻⁻13 ये रेंज है, इतनी छोटी रेंज है सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड सबकी, है कि नहीं। बात समझ में आ गई सबको। तो ये वैल्यूज में ये नहीं चाह रहा कि आप वैल्यू को रट्टा मारो, बट मैं चाह रहा हूं कि आप अप्रिशिएट करो कि सिल्वर के सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है, करेक्ट। और बढ़िया सॉल्युबिलिटी किसकी है, जैसे जिंक के सॉल्ट्स हो गए, सोडियम के सॉल्ट्स हो गए, ये सब की बढ़िया सॉल्युबिलिटी है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखो तो जिंक सल्फाइड है 10⁻⁻, नहीं बढ़िया सॉल्युबिलिटी नहीं, सॉरी इसकी कहां गई, हाँ -3 -5 ये सब जो रेंज है ना, हाँ वैसे सबके नेगेटिव रेंज में ही दिए हुए ये लोग। आई थिंक ये लोग ने वो गुड सॉल्युबिलिटी वाले दिए ही नहीं, मतलब NaCl और ये सब नहीं दिए हुए। तो NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये सब जो है ना ये तो फटाक से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो प्रॉपर आयोनिक जो सॉल्ट्स हैं उनकी बात हो रही है, ओके। खैर यहाँ पर उन्होंने सारे जो वीक वाले दिए हैं और वीक वाले में उन्होंने जिंक सल्फाइड का भी दिया हुआ है, तो ये तो और भी बहुत ही खराब है जिंक सल्फाइड, है ना। बट ये हम लोगों के प्रैक्टिकल्स में उतना यूज नहीं होता। मैं AgCl और AgI बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि वो प्रैक्टिकल्स में यूज होने वाला है, ओके। नेक्स्ट आता है फंडा ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट।
इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमने बात वैसे तो करी हुई है डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में। अब कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं जरा सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता था, जो ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको और वीक बनाता था, मतलब उसको और डिसोसिएट होने से वो रोकता था, उसके डिसोसिएशन को सप्रेस करता था। तो सेम लॉजिक को जरा यहां पर उठा के कॉपी पेस्ट मारो। कॉमन आयन इफेक्ट ऑलरेडी जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी को और खराब करेगा। क्या ये बात सही है ना? यानी कि वो थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो रहा था, अब वो बोले तो तेरे को बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होने दूंगा, हाँ ऑपरेस करेंगे तेरे को। समय रैना का मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसका फाइनल जात जो था ना, तेरा वीडियो बनेगा वायरल करेंगे तेरे को मुकेश। तो वैसे ही यहाँ पे भाई तेरे को सप्रेस करेंगे, तेरे को डिसॉल्व नहीं होने देंगे। AGCL आता है, बता मालिक थोड़ा सा डिसॉल्व होना चाहता हूँ, बोले ना 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 ऐसे कैसे। तो QSP जो है वो KSP QSP बनना चाह रही है, ठीक है। सॉल्ट जो है वो चाहता है कि भाई मैं इक्विलिब्रियम की तरफ जाऊं, बट ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, उसको सप्रेस करता है। अगेन ये पूरा पैराग्राफ यू कैन जस्ट रीड एंड इग्नोर, ठीक है। अ लॉट ऑफ रबिश इज गिवन हियर। रबिश मतलब रेपिटेशन है, रबिश नहीं है बट रेपिटेशन है, ठीक है। KSP QSP होता है, सोडियम क्लोराइड होता है एंड ऑल दैट। सोडियम क्लोराइड का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है पहले। फिर HCl के साथ, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन और HCl का क्लोरीन, इनका कॉमन आयन इफेक्ट होता है, ये भी उन्होंने एक एग्जांपल में आपको दिया हुआ है। यू कैन जस्ट रीड थ्रू दैट। हम बात करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड की, सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड्स लाइक फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिक एसिड कंपैरेटिवली वीक है, अगर आप उसको सल्फ्यूरिक या HCl वगैरह से कंपेयर करो तो वो तो कंपैरेटिवली वीक है। तो वीक एसिड का सॉल्ट जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट जैसे कि फॉस्फेट, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी लोअर pH पे बढ़ जाती है। क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जितना कम pH होगा इनकी सॉल्युबिलिटी वो उस टाइम पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें सर, ध्यान से सुनना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स लाइक फॉस्फेट्स will increase at lower pH. Why? Because at lower pH, concentration of anion decreases due to its protonation. This in turn increases the solubility of the salt. होता क्या है देखो, समझो तुम्हारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, समझो क्या है तुम्हारे पास, फॉस्फोरिक एसिड है, इसका तुमने एक सॉल्ट बना दिया Na3PO4 मान लो, ठीक है। अब ये सॉल्ट जो है ये डिसोसिएट हुआ, बच्चों आई होप समझ पा रहे हो, ये सॉल्ट क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, सर 3-। अब आप क्या करना चाहते हो कि आप लोअर pH का एक सॉल्यूशन बना रहे हो। लोअर pH का सॉल्यूशन मतलब उसमें ढेर सारा क्या होगा, ढेर सारा क्या होगा बताओ, H+ होगा, बरोबर बोल रहा हूं। आपने सॉल्वेंट लिया, उसमें ढेर सारा आपने H+ डाला, तो लोअर pH वाला सॉल्वेंट बन गया। वो क्या करेगा, वो इसके साथ मिलके दोबारा एसिड बना देगा, करेक्ट, वो दोबारा एसिड बनाने की कोशिश करेगा, यस और नो। विच मीन्स नाउ रीड द स्टेटमेंट, द एनायन गॉट प्रोटोनेटेड, एनायन गॉट प्रोटोनेटेड, करेक्ट, जिसकी वजह से ओवरऑल एनायन चला गया। इस इक्विलिब्रियम में से एनायन की क्वांटिटी कम हो गई, बोलो हाँ या ना। जो रेड में मैंने बॉक्स में जो इक्विलिब्रियम बनाया आपका, उसमें से एनायन खर्च हो गया बिकॉज आपने प्रोटॉन सप्लाई किए थे। क्या ये बात समझ में आई? यहां पे कॉमन आयन नहीं है, कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, ये एक दूसरा इफेक्ट दिखा रहा हूं मैं आपको कि लोअर pH पे होता क्या है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एनायन कम हुआ, तो अगर इसका भी S का सॉल्युबिलिटी का कंट्रीब्यूशन था, इसका भी S का सॉल्युबिलिटी का कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल, तो अब एनायन की क्वांटिटी आप क्या करते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ओवरऑल इससे क्या पता चलता है कि आपका जब भी वीक एसिड का सॉल्ट था तो उसका जब एनायन खर्च होगा ना तो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बस ये फंडा है। क्यों ऐसा होने वाला है ये आपको यहां पे समझ में आया। अच्छा, एक सेंटेंस जो यहां नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली एनसीईआरटी में, मैं जो चाहता हूं कि आप लिख लो,
आप लिख लो, स्टेटमेंट जरा समझ लो कि प्रेसिपिटेशन कभी होएगा जब किसी सॉल्ट का आयोनिक प्रोडक्ट उसके KSP से इक्वल हो जाए। अब बोलोगे सर आपने KSP को ही आयोनिक प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन किया था, सही है। तो जब नॉर्मली आप इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, IP और KSP क्या हो जाता है, किसी भी सॉल्ट का सेम हो जाता है। आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा, मतलब जितनी उसको डिसॉल्व करने की एबिलिटी थी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, जितना डिसॉल्व करने की एबिलिटी है वो, बराबर, उतनी सॉल्युबिलिटी है। इसको अगर आसान भाषा में समझो भाई, ये सॉल्ट है, सॉल्ट की इतनी सॉल्युबिलिटी है, इतना डिसॉल्व होने की औकात है, करेक्ट। लेकिन तुम्हारे पास उस सॉल्ट के आयॉन्स उससे ज्यादा आ जाए तो क्या होने वाला है, सोचो, प्रेसिपिटेशन होगा, विच मींस IP एक्सीड्स KSP। समझ गए बात को, क्या बोला मैंने? इफ आयोनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स KSP क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। NCERT में इसको किस भाषा में दिया हुआ है, वो लोग ने बोला QSP एक्सीड्स KSP। क्या ये समझ में आया? ये QSP क्या है, हाँ ये QSP ही IP है, समझे। पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ना, QSP ही IP है। तो उन्होंने इस भाषा में दिया NCERT, बट ये कई बार इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन में आता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जितना वो झेल सकता है उससे ज्यादा आयॉन्स आ गए तो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो गया। अब प्रेसिपिटेशन धड़ाधड़ चालू हो जाएगा। और इसको हेल्प करने के लिए आप क्या करते हो, कॉमन आयन इफेक्ट। आप और आयॉन्स डाल रहे हो ना कॉमन आयन इफेक्ट करके, तो आप फटाफट प्रेसिपिटेशन करा पाओगे। क्या ये कोरिलेट हो रहा है? यस बच्चों, बढ़िया। और लास्ट वाला तो सिंपल है कि जब तक आप KSP तक पहुंचे ही नहीं हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है और अभी भी और एडिशन आप आयॉन्स का करते जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो यहां तक हमारा ये पूरा का पूरा सेक्शन, एक्चुअली दिस इंक्लूड्स योर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, एवरीथिंग इज फिनिश्ड टिल हियर। ठीक है, तो ये थियरी पार्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब जरा मैंने आपके लिए थोड़े से कुछ ये फॉर्मूला शीट और फॉर्मूला लिस्ट भी निकाल के रखी हुई है, वो भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। विल जस्ट गो थ्रू दैट एंड विल मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड विल राइट द इंपॉर्टेंट वंस आल्सो। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा कुछ सीखा हमने। क्विक समराइज करते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यस, सिंपल भाषा में ये बोला था। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर नाउ बिकम्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो अब कोई चेंज नहीं आ रहा, करेक्ट। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज 0, थर्मोडायनामिक्स बोलता है। यस, एंड एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू KC, QC इज इक्वल टू KC। ये सारी चीजें हमने देखी, फटाफट रिवाइज करते जाओ, टाइम मत लो, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC वाज इक्वल टू KF अपॉन KR, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, KF अपॉन KR। ये भी हमने डिराइव किया था, जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा था, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, दिखा था हमने। यस, इसमें कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछो। KP मतलब क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात थी, मतलब कि गैसेस के टर्म्स में, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को मैंने प्रेशर के टर्म से रिप्लेस कर दिया था, बस, और कुछ नहीं ना। PC PD अपॉन PA PB, पहले CC DD अपॉन AA BB था, अभी PC PD अपॉन PA PB है, मतलब प्रेशर के रिलेशन में, पहले कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशन में था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में भी लिख सकते हो, ये वाला NCERT में नहीं दिया हुआ है ना, अपन ने NCERT में नहीं किया। मोल फ्रैक्शन जो आपका X है ना, उसके रिलेशन में भी लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन को हमने डिटेल में सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में भी पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि X क्या होता है। क्या होता है X होता है, सॉरी, X होता है नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से अपॉन N1 अपॉन N1 प्लस N2, दैट विल बी X1, और X2 रहेगा तो वो X1 प्लस X2 हमेशा 1 रहेगा फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। यस, रिलेशन क्या था, रिलेशन ये डिराइव करके दिखाया था, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू डेल्टा N, और वही अगर प्रेशर के रिलेशन में होता या मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में होता तो भी KP इज इक्वल टू KX इंटू प्रेशर रेज टू डेल्टा N। सेम फंडा आप ले सकते थे, KC इंटू
RT रेस टू डेल्टा एन हो सकता था या KX इंटू प्रेशर रेस टू डेल्टा एन हो सकता था। ठीक है, तो सिर्फ देखना ये कि क्वेश्चन में हमको किस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब और RT के रिस्पेक्ट में दिया हो तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉग ऑफ K2 बाई K1 ये कहाँ यूज होता है? ये एक्चुअली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में यूज करते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर अभी ये नहीं पता है तो टेंशन मत लो, ये तो केमिकल काइनेटिक्स में आता है। ठीक है, इसमें ये वाला हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में यूज करते हैं। उसके बाद आता है फिर थर्मोडायनेमिक्स से भी इसको रिलेट किया, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला था? डेल्टा जी इज 2.303 RT लॉग ऑफ, यस सॉरी यस RT लॉग K। रिएक्शन क्वोशेंट क्यों अपने को मालूम है, ऑब्वियसली सेम रिपीट हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अगेन अपने को ये बेसिक रिएक्शन है, बेसिक फॉर्मूला है, पता है। नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स आउट ऑफ 1 मोल, और परसेंटेज है तो इनटू 100 कर लो। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये अगेन हमने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में किया था, सेम फंडा यूज किया उन्होंने। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला लिस्ट, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला शीट, जैसे एक ब्रीफ है कि भाई क्या क्या फैक्टर्स थे जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे थे। ली शैटलियर प्रिंसिपल में क्या क्या पढ़ा था? सिर्फ नाम लिख लो, नाम लिखो मत बट समझ लो। कॉन्सेंट्रेशन था, वॉल्यूम था, प्रेशर था, और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन था। यस बच्चों, इनर्ट गैस एडिशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अनलेस वो ऐसी कोई इनर्ट गैस तो है नहीं क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही। अनलेस वो कोई ऐसी गैस है जो रिएक्शन में पार्ट ले रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया था कि एंडोथर्मिक कौन से हायर इस पे प्रेफर्ड है कि नहीं, या एक्सोथर्मिक इस पे हायर टेम्परेचर पे प्रेफर्ड है या नहीं, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कौन सा वाला हायर टेम्परेचर पे प्रेफर्ड होता है, कौन सा वाला लोअर टेम्परेचर पे प्रेफर्ड होता है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में वापस उन्होंने रिपीट किया हुआ है, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ Q, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का एक अलग सा आपको फॉर्मूला यहां पे मिलेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वेपर प्रेशर जो है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत रेयरली कभी आ सकता है, और खास करके ये स्टेट्स ऑफ मैटर या मोल अपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर में इतना नहीं आएगा ये, बट ये ध्यान में रख लेना, ये एक फॉर्मूला लिख के जरूर रख लेना बच्चों आगे जाके, क्योंकि सरफेस टेंशन हो या मोल कॉन्सेप्ट हो या सॉल्यूशन कॉलिगेटिव, उसमें ये पूछ सकता है वो कि किसी भी चीज का रिलेटिव ह्यूमिडिटी या किसी एक सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट दैट गिवन टेम्परेचर। इसके भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो समझेगा इसको अप्लाई कैसे करना है। अगेन वैंट ऑफ इक्वेशन देव गिवन यू K1 अपॉन K2 1 माइनस T2 माइनस 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, सेम क्वेश्चन, वही ऊपर वाला इक्वेशन है, वो केमिकल काइनेटिक्स में दोबारा यूज होगा, राइट। तो इसमें ये जो लिस्ट है इसमें थोड़े ज्यादा एग्जॉस्टिव इक्वेशंस लिखे हुए हैं। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी कहां कहां पर इक्विलिब्रिया के इक्वेशंस यूज होने वाले हैं, ये उस रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यू कैन राइट दीज डाउन एंड व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ दोज चैप्टर्स, दीज इक्वेशंस विल कम इन हैंडी। ओके बच्चों,